नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बरसों बाद की मुलाकात। पतले शीशों की ऐनक में शाम का सूरज ढल रहा था। संध्या की लालिमा में घुलकर उसका सांवला चेहरा तांबई होने लगा। कसकर बनाए गए जूड़े से निकलकर बालों की एक लट हवा से शरारतें कर रही थी। अपनी देह पर घटते इन परिवर्तनों के प्रति निर्विकार सी बनी वह पार्क की बेंच के सहारे मूर्तिवत टिकी हुई थी। बरसों बाद की मुलाकात का कोई उछा उसके चेहरे पर दर्ज नहीं हो पाया। 8 सालों बाद अचानक वह मुझे इस पार्क में मिली और पिछले 40 मिनटों से हम साथ हैं। इस दौरान उसने मुझे सिर्फ पहचानना भर है, यह उसकी बहुत पुरानी आदत है, जानकर भी अनजान बने रहना। अब चले। उसके होठों से झरने वाली किसी शब्द की प्रतीक्षा में खुद को अधीर पाकर मैंने कहा। अपने से बातें करते रहने की उसकी यह अदा कभी मुझे बहुत रिझाती थी। आज सालों बाद यही अदा झेल पाना कितना मुश्किल लग रहा है। चिहुक कर उसने आंखें खोली। तुमने कुछ कहा मनु? आंखें बंद किए किए वह जाने किन रास्तों पर निकल पड़ी थी। जी चाहा कि उससे पूछूं कि इन अंधी यात्राओं से मैंने पहले भी कभी तुम्हें लौटा लाना चाहा था, तब तुमने मेरी पुकार को क्यों अनसुना किया? मन हुआ कि उससे पिछले 8 सालों का हिसाब मांगू, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। अंधेरा घिरने लगा है, अभी कुछ देर और रुकोगी? नहीं, अंधेरे में लौट पाना मुश्किल होगा, उसने कहा और आंचल समेटते हुए उठ खड़ी हुई। मैं छोड़ दूं? साथ छूट जाने की कल्पना से डर कर मैंने पूछा। बिना यह जाने कि अभी तक उसने अपना पता ठिकाना बताया ही कहाँ था। उसने एक पल सोचा, फिर सहमति में गर्दन हिलाती बोली, चलो, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। तुम रोज यहाँ आती हो? 2 कदमों के फासले से चलते हुए मैंने पूछा। हाँ, अक्सर। जवाब संक्षिप्त था। मैंने सोचा भी न था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। बात बढ़ाने की गरज से मैंने कहा। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था कि कार खराब हो गई। यहाँ पार्क के पास एक गैराज है। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे। वक्त काटने के लिए पार्क से अच्छी जगह और क्या हो सकती है? कहते हुए मेरी आंखें अर्थपूर्ण हो उठी। क्या कर रहे हो आजकल? एकाएक बात बदलने की गरज से उसने निरी औपचारिकता से पूछा। तुम्हारा इंतजार, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अपनी रफ्तार में बढ़ते उसके कदम ठिठके और निगाहें मेरे चेहरे पर आ टिकी। उन आंखों में न कोई प्रश्न था और न कोई हैरानी। नजरों की उस ताब से घबराकर बात संभालते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब है, कई सालों से मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा। इस बीच तुम्हारी सबकी याद भी आती रही। पिछले 1 साल से इसी शहर में हूँ, एक मार्केटिंग कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर। एक सांस में अपनी बात खत्म करते हुए मैंने पूछा, और तुम? शादीशुदा हूँ, अपनी जगह से हिले बिना उसने जवाब दिया। अरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मर्द बच्चा हूँ, प्रेम में सब झेल जाऊंगा। मैंने ठहाका लगाकर हंसने की कोशिश की। अच्छा, आओ तुम्हें भी मिलवाऊं, उसने कहा। वह एक चौराहा था जहां हम खड़े थे। ठिठके कदम पास की पुरानी इमारत की ओर बढ़ गए। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। लंबी और घुमावदार बरहादरियों से होते हुए अब हम रुक गए थे। टूटे दरवाजे को एक ओर खिसका कर उसने भीतर जाने का रास्ता किया। हवा में फैली सीलन की गंध से घबराकर मेरा रुमाल नाक पर आ गया था। उसका ख्याल आते ही मेरे मुंह से सफाई निकली। नमी की महक से मुझे एलर्जी है। अच्छा, कब से? मुझे लगा उसकी मुस्कान में कोई व्यंग छिपा हुआ है। मुझसे जवाब देते नहीं बना। अलबत्ता मेरी नाक पर रखा रुमाल खुद ब खुद हट गया था। मीता को तो पता ही था कि सालों तक मेरी महत्वाकांक्षाएं ऐसी ही एक अंधेरी और बदबूदार कोठरी में कैद थी। दूर के एक रिश्तेदार से विरासत में मिली दौलत ने मुझे इस कैद से नजात दिलवाते हुए मुझे रातों रात लखपति बना दिया। पैसे के बल पर मेरी महत्वाकांक्षाएं उड़ान भरने लगी। मीता के पिता भी शहर के रईसों में गिने जाते थे। मीता से बात करके हमेशा मुझे अच्छा लगता था। विभू, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
मीता ने पुकारा और जवाब में खांसी की एक तेज लहर कमरे में गूंज उठी। आओ, उसने कहा और मैं यंत्रवत सा उसके पीछे चलने लगा। ईंटों के सहारे टिके पलंग पर लेटा वह शख्स बुरी तरह खांस रहा था। पिटाई पर पड़े जग से मीता ने एक गिलास में पानी ढाला और उसके होठों से छुआ दिया। अपना काम खत्म करने के बाद वह मेरी ओर मुड़ी। तुम्हें भी तो प्यास लग आई होगी मनु। मनु, मेरा नाम सुनकर करवट बदलता हुआ शख्स अब एकदम मेरे सामने हो गया था। यह तुम हो मनीष? चेहरा हालांकि दाढ़ी मूछों में घिर गया था, लेकिन इस आवाज को मैं लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। यह विभांशु था, कॉलेज का हमारा सहपाठी और मंच पर अपनी बुलंद आवाज से छा जाने वाला एक जबरदस्त कवि। मीता अक्सर उसकी कविताओं की तारीफें करती थी और मैं चिढ़ता रहा था तो उसकी फकीरी से। अच्छा हुआ तुम आ गए यार, कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका सुता हुआ चेहरा देखकर मेरी हिम्मत उसका हाथ थामने की नहीं हुई। अस्थमा छूत से नहीं फैलता। मेरी ओर अपलक झांकते हुए मीता ने सर्द लहजे में कहा। अपनी हड़बड़ाहट को छुपाने के प्रयास में मैंने एक बनावटी ठहाका लगाया और विभांशु का हाथ कसकर थाम लिया। मीता की बात पर मत जाना, मुस्कुराने की भरसक कोशिश करते हुए विभांशु ने कहा। वैसे भी एक बिगड़ा अस्थमा ही तो मुझे है। नहीं, साथ में कोई छोटी मोटी बीमारियां भी बोनस में मिली हुई है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे विभांशु। संतावना के अंदाज में मैंने उसका हाथ थपथपाया। वह तो होना ही है, उसने कहा जैसे उसे किसी सांत्वना की आवश्यकता ही नहीं थी। 1.5 साल से ही तो बिस्तर पर हूँ, वरना तो अपना इंकिलाब बुलंद ही था। मीता ही अब अपनी झंडा बरदार है। खाट पकड़ कर बैठे हो पर कविताई गई नहीं तुम्हारी। मीता ने एक मीठी झिड़की दी और रसोई की ओर बढ़ गई। कहो, कहाँ रहे इतने साल? विभांशु पूरी तसल्ली के साथ मुझसे मुखाबित हो गया। मैंने अपनी व्यवस्था से लेकर मीता से मुलाकात तक के सारे किस्से को चंद पंक्तियों में समेटने की कोशिश की। विभांशु जैसे मेरी बात खत्म होने के इंतजार में था। शादी बनाई? मेरा सिर इनकार में हिल गया और निगाहें रसोई की ओर। मीता का दिखना अब पूरी तरह बंद हो गया था। हाँ, मीता जैसी लड़की हो तभी शादी का कोई मतलब है। एकाएक कही गई उस बात ने मेरी चोर निगाहों को लौटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा क्या था उस फकड़ विभांशु में जिसके लिए मीता ने अपनी अमेरी और मेरे जज्बात को ठुकरा दिया? मैंने उसे अपने से जुड़ी हर बात बताई थी। विभांशु जैसे मेरा मन पड़ रहा था। मीता से मैंने कहा था कि चंद कविताओं के अलावा मेरा कोई नहीं। माँ अपना अस्थमा मुझे सौंप कर मर चुकी थी। पिता ने अपना दूसरा परिवार बसाने की खुशी में अपने से दूर 1.5 कमरों का यह घर तोहफे में दिया था। कॉलेज की पढ़ाई और पेट की लड़ाई लड़ने के लिए मैं एक अखबार में बतौर प्रूफ रीडर काम कर रहा था। कहते कहते उसने एक गहरी सांस ली। पर मीता तो सब जानकर भी अनजान बनी रही। नतीजा तुम्हारे सामने है। अब 1.5 सालों से बेकार पड़ा हूँ। शरीर जैसे गल गया है। मीता ने ही घर और बाहर संभाल रखा है। कहते हुए उसकी आंखें मूंदने लगी। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सुनो, एकाएक उसकी पलकें ऊपर उठी। मेरे बाद मीता का ख्याल रख सकोगे? जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो। किसी अदृश्य ताकत ने मेरी गर्दन सहमति में हिलाई। चाय के दौरान विभांशु ठहाके लगाता रहा और उसके इसरार पर मीता ने उसकी कई कविताएं सुनाई। लौटते समय मीता मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई। कितना खुश था ना विभू, उसने चहकते हुए कहा। किसी रोज उसकी कविताएं खुद उसके मुंह से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और लौट पड़ा। चौराहे पर मोड़ काटते ही पता नहीं क्यों मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। किसी के आखिरी शब्द मेरा पीछा कर रहे थे, फिर आना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।